हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2009 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पेपर 2 है ये, और पेपर 3 जो है आप जैसा कि अभी जानते हैं कि जो पेपर 2 है हमारा, वो इस टाइम पे जो होता है 2018 और 2019 का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 होता है, पेपर 3 को ख़त्म कर दिया गया, उसको कंबाइन करके पेपर 2 और पेपर 3 को पेपर 2 बना दिया गया। उसके 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इससे पहले जो हुआ करते थे, पहले की अगर मैं बात करूं 2018 से पहले तक, तो पेपर 2 और पेपर 3 हुआ करते थे। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन आते थे और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब इस ट्रेंड को जो कर दिया है ख़त्म। और उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो 2011 तक की, तो पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव 50 क्वेश्चन आते थे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे। और जो पेपर 3 होता था, पेपर 3 हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें आंसर हमें लिखना होता था। ठीक है, हमें एक आंसर शीट मिलती थी और उसे लिखना होता था। तो जो पेपर 2 है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और 2011 के बाद तक के, फिर जो 2019 का हमने जैसा भी डिस्कस किया, उसी तरीके से क्वेश्चन को सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इन वीडियोज़ को आप देखें, इनसे लाभ उठाएं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप सभी को पता है। एग्ज़ाम को अगर आप उठा के देखेंगे इस बार का भी, तो उसमें आपको 25, 30, 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो नॉर्मल है, ये रिपीट हुए क्वेश्चन होते हैं। इनको तो हमेशा इन पर कमांड बनाए रखो। ठीक है, जैसे ही एग्जाम में आए ये तो बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। प्लस जो नए कॉन्सेप्ट आते जाते हैं उनको अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है। द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल जो है, यानी कि ढाल से संबंधित कई सारे मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, ढाल पतन मॉडल। तो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल यहाँ पे किसने दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है डब्ल्यू पेंक का। ठीक है, पेंक ने ये सबसे पहला मॉडल दिया था, तो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे पेंक। ठीक है, जहाँ पर मुझे लगेगा कि इसे डिस्कस करना चाहिए, मैं उसे डिटेल में डिस्कस करूँगा और उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है। अपवाह तंत्र, जब नदियाँ बहती हैं तो उनका पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ होती हैं जो अनुवर्ती नदी होती हैं, कुछ परवर्ती नदी होती हैं, कुछ नवानुवर्ती, कुछ प्रत्यानुवर्ती होती है। ये चारों ही मैंने आपको बता रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जियोमॉर्फोलॉजी की जाके देख सकते हैं। तो परवर्ती नदी क्या होती है, सबसे पहले मेन स्ट्रीम। देखो, ये एक मेन नदी है, जो मुख्य नदी है। इस मुख्य नदी के कुछ एक ऐसी नदी होती है जो इसकी सहायक होगी, और सहायक नदी इसके कहाँ पर आकर मिलेगी, इसके 90 डिग्री के कोण पर आके मिलेगी। ठीक है, यानी कि इसको तो कहेंगे हम मुख्य नदी है, जो इसको कहेंगे अनुवर्ती। जो इसके 90 डिग्री पे आकर के मिलेगी उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे परवर्ती। तो ये मुख्य नदी 90 डिग्री आकर के मिल गई। ठीक है, ये हो गई परवर्ती, यानी पर के लिए, दूसरे के लिए काम कर रही है। इस अनुवर्ती, मुख्य अनुवर्ती नदी में जाके मिल जाती है। एक होती है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती क्या है, जो अनुवर्ती के समानांतर बहती है और परवर्ती के समकोण पे आगे काटती है, मिलती है मतलब। ठीक है, और एक होती है प्रत्यानुवर्ती, यानी अनुवर्ती के प्रति, यानी विपरीत। ठीक है, अनुवर्ती देखो इधर बह रही है और प्रति अनुवर्ती इसके विपरीत दिशा में बहेगी और परवर्ती नदी के 90 डिग्री के एंगल पर आकर के मिलेगी। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया और आपको करेक्ट ऑप्शन पता लग गया कौन सा, जो अनुवर्ती अपवाह के समकोण पर आकर के मिले। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है, मेग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निस्तृत होता है। क्या कह रहा है ये, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं। मैग्मा इज जनरेटेड ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है। जो मैग्मा है, मैग्मा कहाँ पर निकलता है, जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी कि जो एक प्लेट इस दिशा में, एक प्लेट दूसरी दिशा में मूव कर रही है, तो उसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहेंगे। तो ये तो सही कह रहा है। अपकमिंग मैग्मा रीचेस द सरफेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन एट द टॉप ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट, यानी कि जो अपकमिंग मैग्मा है, जो ऊपर की तरफ आ रहा है मैग्मा, सरफेस पे पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो दोनों सेम है। जब कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और बीच में से मैग्मा जब निकलता है, तो ये कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होनी चाहिए, वहीं से मैग्मा निकलेगा, और डाइवर्जेंट प्लेट होगी तभी जाके निकलेगा। तो इन दोनों में जो है असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और असर्शन जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग, इनको हमें, ये 4 बड़े बड़े हिमयुग आए थे। इन हिमयुगों को सबसे पहले इनका क्रम लगाना है कि सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सीक्वेंस क्या है, गुंज, मेंडल, रिस, वुर्म कहाँ आए थे, ये यूरोप में आए थे।
4 बड़े हिमयुग आए थे यूरोप में, और ऐसे ही 4 बड़े हिमयुग आए थे कहाँ, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, उत्तर अमेरिका के जो राज्य हैं नेब्रास्का, कंसान, इलिनोइन, ठीक है, इन राज्यों में आए थे। और ये जो गुंज मेंडल रिस वर्म है ये यूरोप में आए थे। तो इनका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला आएगा गुंज, ठीक है, उसके बाद मेंडल, रिस और वर्म। तो इसका क्या हो गया, 4 3 2 1, 4 3 2 1, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। इसके बाद है यहाँ पे थ्योरीज दी हुई हैं और उनके ऑथर्स आपको दिए हुए हैं, कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी हुई है। तो प्लेंटिसिमल जो हाइपोथेसिस है, यानी कि जो ग्रहाणु है, ग्रहाणु मॉडल है, इसको हिंदी में ग्रहाणु मॉडल बोलते हैं। चैम्बरलिन का ग्रहाणु मॉडल दिया हुआ है चैम्बरलिन ने, ठीक है। तो पहले का हो गया। दूसरा, अगर हम पहले का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन देखें तो हमारा पहले का दूसरा केवल पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है, जो पर्वतों से उत्पत्ति के संबंध में, तो जेफरीज का तापीय संबंध उत्पत्ति का सिद्धांत है। भूद्रोणीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि जो जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी है, कोबर का जो सिद्धांत है उसका पूरा नाम जियोसिंक्लाइन नहीं, जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी है। आप ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी, किसका है, कोबर का। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है ना। हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, जो स्लाइडिंग मास कॉन्टिनेंट है वो किसका दिया हुआ है, डेली का। इसके बाद है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। जो छठा क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस गैस इज इफेक्ट ड्यू टू, जो ग्रीन हाउस गैस है उसका क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो समुद्री जल द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण द्वारा। समुद्री जल यानी पृथ्वी के सरफेस पे, अब सरफेस पे तो पराबैंगनी किरणें इतनी पहुंच ही नहीं पाती हैं, उनको ओजोन लेयर वहीं पे रोक लेती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सरफेस पे क्योंकि पराबैंगनी किरणें उतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं हो सकती, बहुत कम मात्रा में पराबैंगनी किरणें, क्योंकि आजकल जो है नई नई तरीके की सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, उससे ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, तो बहुत कम सॉफ्ट क्रॉप्स पे और हमारे स्किन पे उसका बहुत कम फर्क पड़ता है। तो इसका ये ग्रीन हाउस का इतना ये कारण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में वैसे भी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका कोई हाथ नहीं होता है। तो और किसका हाथ होगा, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प के अवशोषण द्वारा। इसको अभी समझेंगे। समुद्र सतहों पर अवरक्त प्रतिबिंब, तो ये भी नहीं है। समुद्र सतह से जब अवरक्त प्रतिबिंबन होगा, यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसके कारण भी नहीं होता। वनस्पति के अवरक्त विकिरण के जो अवरक्त विकिरण है उसका अवशोषण, तो वनस्पति अवरक्त विकिरण का अवशोषण नहीं करती है, यानी कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उसका रेडिएशन का अवशोषण नहीं करती, अब्जॉर्बेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो जल वाष्प है, क्या होता है यहाँ पे, जब हम देखेंगे सरफेस, ये है सूर्य से रेडिएशन आता है शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद ये सरफेस, पृथ्वी की अर्थ सरफेस पे टकराती हैं किरणें, और टकराने के बाद क्या होगा इस क्रम में, यहाँ पर है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स, ठीक है, और वाटर वेपर और डस्ट, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ये जो किरणें हैं ये टकरा के सरफेस से टकराने के बाद ऊपर जब जाएंगी वापस, तो इन्हें बोलेंगे रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसके माध्यम में क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस पे के पास जो भारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जैसे ये जलवाष्प है, वाटर वेपर, ये इसको क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं और होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण अर्थ के चारों ओर क्या है, एक ऊष्मा क्या है इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं फिर बाद में, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बताया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वो अलग से वीडियो में समझा दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा को प्रदान करेगी, यानी कि ये कहना चाह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड प्रोवाइड फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। जो सूर्य से मिलने वाला तप है, सूर्य तप जिसे बोलते हैं, तो इनमें से, इन चार में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा कम से कम इंसोलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द सन इज़ नियर होराइजन, इसको देखते हैं, द अर्थ इज़ एट इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट इट्स ऑर्बिट टू द सन, यानी कि जो अर्थ है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगी जब ऑर्बिट पे, तो जब सबसे क्लोजेस्ट होगी, सबसे पास होगी, तो इसका मतलब ज़्यादा मिलेगा इंसुलेशन। तो बी भी गलत है, बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। सी क्या है, द लेंथ ऑफ डे इज़ मैक्सिमम, जब दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी, बहुत मैक्सिमम होगी, अधिक से अधिक होगी, तो इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा, तो सी भी गलत है। द लेंथ ऑफ द नाइट इज़ एट इट्स मिनिमम, अगर रात है उसकी अवधि कम से कम होगी, मिनिमम होगी, इसका मतलब दिन की अवधि बढ़ रही है। तो सी और डी ऑप्शन तो एक ही है, सेम है, बस उनको थोड़ा सा रात और दिन में अंतर कर दिया है, बात एक ही है। अगर दिन की अवधि ज़्यादा होगी इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा, रात की अवधि
कम से कम होगी, इसका मतलब दिन की अवधि ज़्यादा है तो इंसोलेशन दिन में ज़्यादा मिलेगा, तो तीनों ही गलत हो गए। और सन नियर हॉराइजन, जब हॉराइजन पे होता है सूर्य, यानी कि सूर्य जब ढल रहा होता है तो हमें दिखता है ना हॉराइजन पे बहुत ही लाल सा दिखता है, ठीक है। जब वो ढल रहा होता है सूर्य, उस स्थिति को बोलते हैं हॉराइजन, ठीक है। जब वो नीचे ढलते हुए हमें दिखाई देता है उसे हॉराइजन बोलते हैं, और इंसोलेशन उस समय पे बहुत कम मिलता है। हमने देखा भी होगा सुबह और शाम को इसी कारण गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो हॉराइजन पे होता है सूर्य। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, विच प्लैनेट इज एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम है, सूर्य हमारा सौर परिवार, उसमें हर एक जो प्लैनेट है उसका अपना एक अलग से एटमॉस्फेयर है। तो बिल्कुल सही बात है, हर एक प्लैनेट का अपना एटमॉस्फेयर है। और जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे सोलर सिस्टम का, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, जलवायु प्रत्येक तत्व का आधार होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, यह है वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार होती है। तो सही बात है बिल्कुल, जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या होती है, हमारे जो जलवायु है उसमें जो तत्व होते हैं जैसे वाटर वेपर है, धूल कण है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें उन्हीं का परिणाम क्या होते हैं, हमारा वायुमंडल होता है। तो दोनों ही सही है। हमारे प्लैनेट, हर एक सोलर सिस्टम में, जो सोलर सिस्टम है उसके हर एक प्लैनेट का अपना एक एटमॉस्फेयर है, और वायुमंडल में जो वायुमंडल है वो जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, जो रीज़न है वो असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है लेकिन इसकी क्या है, व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो रीज़न है ये इस बात को नहीं क्लियर कर रहा है कि सौरमंडल में प्रत्येक ग्रह का वायुमंडल होने का क्या रीज़न है। तो रीज़न को ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों सही है, लेकिन रीज़न क्लैरिफाई ना करने के कारण जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक तरफ आपको लिस्ट दे दी गई है, दूसरी तरफ उनका जो वेवलेंथ बैंड होता है, ये कार्टोग्राफी टेक्निक्स में आप देखेंगे उसमें जो हमारे रेडिएशन आता है सूर्य के माध्यम से, विकिरण यानी कि, तो विकिरण आने के क्रम में उसमें कई तरीके की रेडिएशन होती है, कई तरीके की वेवलेंथ आती हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट की अलग होती है, अगर मैं सीक्वेंस में बोलूँ तो एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, इंफ्रारेड, इसकी तरीके से माइक्रोवेव, और ठीक है आगे चलते जाती हैं। तो उनकी वेवलेंथ आपको इधर सबसे शॉर्ट होगी, इधर की तरफ बढ़ते जाती है वेवलेंथ। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे अरेंज करके बतानी है। तो अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर आपको सारी चीज़ें याद नहीं भी हो रही हैं, पहले तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ना हो तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो एक्स और गामा रेज यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, एक्स और गामा रेज। और एक्स और गामा रेज देने के बाद यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है। सी ऑप्शन में बताया गया आयोनाइज्ड रेडिएशन। और जब आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर में क्या होता है, आयोनोस्फीयर में कुछ रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, वो क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है एक्स और गामा रेज, उससे रिएक्शन करके तरह तरह की लाइट्स जनरेट करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अरोरा लाइट्स, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, आयोनाइज्ड प्रोसेस बोलते हैं, इसीलिए उसे आयोनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये आयोनाइज्ड रिएक्शन होता है एक्स और गामा रेज के रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर सी का 4 है, तो सी का अगर 4 है तो हमारे पास सी का 4 केवल यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है डी। सी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर डी, बाकी किसी का भी 4 नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ही से हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। डी का क्या है, 2 होगा। अल्ट्रावायलेट का 0.3 से इसका कम होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे जेपी शर्मा की बुक में, उससे थोड़ा सा अलग है ये आंसर, लेकिन नियर अबाउट यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। जब भी अगर एग्जाम में जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उसका अगर नियर अबाउट कोई चीज़ है तो उसको आप क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। बी का क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक विंडो है उसका 3rd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बताया गया है, यानी कि 8 माइक्रोमीटर से और 13 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और आयोनाइज्ड को आपको पता है, और नियर इंफ्रारेड का हो गया 0.8 माइक्रोमीटर से ज़्यादा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर, अरे आपको ये जो लेयर्स दी गई हैं एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स को सरफेस से लेकर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं उस तरीके से वर्टिकली अरेंज करना है। तो सबसे नीचे अर्थ सरफेस की क्या होती है, ट्रोपोस्फीयर, यानी कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आएगा क्या, ओजोनोस्फीयर, ठीक है। ओजोन स्फीयर के बाद फिर आयनोस्फीयर। तो क्या हो गया, टी यानी कि पहले होगा, सबसे पहले होगा 2, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर यानी कि 2 के बाद हो गया 3, 2 3 1 4, 2
3 1 4, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 3 1 4 यानी कि ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए पहले बोला गया है और ओजोनोस्फेयर इसलिए बाद में है क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर के बाद डायरेक्ट शुरू हो जाता है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ओजोनोस्फेयर तो 35 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। पहले जो शुरू हो जाता है ट्रोपोस्फेयर के बाद वो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है। इसके बाद है वाटर मास हीट मूव स्लोली देन लैंड मास बिकॉज, क्यों, अब कारण बताना है। यानी कि जो वाटर बॉडी है, जो पानी है, ओशन भाग है, महासागरीय क्षेत्र है, वो स्थल भाग से देर में गर्म होते हैं। ठीक है, स्लोली गर्म होते हैं। इसका कारण क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज स्मॉल। जो स्पेसिफिक हीट होती है, यानी स्पेसिफिक हीट का मतलब है किसी भी तत्व को गर्म करने के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वाटर को गर्म करने के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत होती है। जितनी देर में स्थल भाग गर्म होता है उससे ज़्यादा देर में और ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त करने के बाद इस जो जल भाग है वो गर्म होता है। तो पहला तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर हम देखें जो इवेपोरेशन वार्म्स द वाटर सरफेस, तो क्या इवेपोरेशन सरफेस को गर्म करता है, वो तो एनर्जी को और लेके चले जाता है वायुमंडल में, तो ये गलत है। रेडिएशन कैन नॉट पेटेंट, ठीक है, द सरफेस वाटर लेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो रेडिएशन है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यानी कि विकिरण जल सतह से नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। तो विकिरण जो है जल सतह से नीचे तो पहुँच जाता है। ठीक है, जिसे हम फोटिक जोन कहते हैं। सरफेस से लेकर के जो ऊपरी सरफेस है उससे लगभग 200 मीटर तक नीचे चला जाता है, जिसे हम फोटिक जोन कहते हैं। तो विकिरण तो चले जाता है। जल सतह पर आसानी से मिश्रित हो जाता है। जो जल सतह है, जब ऊपरी जो सतह है पानी की, ये ऊपरी सतह है और ये एक है निचली सतह है, तो पानी आसानी से मिश्रित हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऊपरी परत गर्म नीचे, फिर ठंडी ऊपर, फिर गर्म नीचे, ठंडी ऊपर, इस तरीके से चले जाती है, जिसके कारण जो जलीय भाग है वो डायनामिक है। इसी कारण क्या होगा, पानी है वो देर में गर्म होता है, स्थलभाग कांस्टेंट रहता है, एक जगह पे हमेशा पड़ती है, इसलिए उसे वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पौधों के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से, फेनेरोफाइट्स पौधे की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। इन 4 में से बताना है कि कौन सी एक विशेषता है जो फेनेरोफाइट्स की नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो पौधे हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको याद रखें, जैसे फेनेरोफाइट, जैसे हाइड्रोफाइट, जैसे जेरोफाइट्स। ठीक है, इनको याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दे कैन नॉट, पहला ऑप्शन है, दे कैन नॉट सस्टेन इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर ड्रॉथ एंड हाई स्पीड विंड। ठीक है, ये सही बात है बिल्कुल। ये कैन नॉट, ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं इस तरीके के जो पौधे हैं, यानी कि वे अत्यधिक शीत अथवा जो उष्ण तापक्रम, सूखा और तीव्रगामी हवाओं को प्रभाव को ये नहीं सहन कर पाते। सही बात है, ये सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो सही बात है, वे ऊंचे चिरस्थायी वृक्ष, झाड़ व छोटे पौधे होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन अगर करेक्ट हैं तो लास्ट हमारा जो बचेगा वही क्या होगा, गलत होगा, यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है। इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली जो कलियां हैं वो सदैव दबी रहती हैं। अगर दबी रहेंगी तो फिर कैसे करके वो पुनः पैदा होंगी, तो ये डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, 13 ऑप्शन है यहाँ पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, इन ये जो सागर दिए हुए समुद्रों के कुछ नाम है यहाँ पर, बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि सबसे कम किसकी है सैलिनिटी और सबसे बढ़ते 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 सबसे ज़्यादा किसकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, रेड सी हमें पहले से दिख जा रहा है। यहाँ पे रेड सी तो सबसे लास्ट में आएगा, रेड सी की, क्योंकि जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो उसके इक्विवेलेंट समुद्र हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे डेड सी है, इनका नाम नहीं दिया है। तो डेड सी अगर होता तो रेड सी के इक्विवेलेंट है वो, तो रेड सी तो लास्ट में आएगा क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इन सारे में से है। तो अगर सबसे ज़्यादा आएगा तो इनमें से 2 हैं, सी और डी होगा इन दोनों में। अगर हम अभी देखेंगे तो ये 2 वैसे ही गलत हो गए, ए और बी। ठीक है, अब इनमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ आर्कटिक ओशन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और क्या बाल्टिक सी। ठीक है, तो बाल्टिक सी जो है उसकी जो सैलिनिटी है वो मिनिमम जिनकी सैलिनिटी है उन समुद्रों में आता है। तो बाल्टिक सी सबसे पहला हो जाएगा, रेड सी सबसे बाद में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाल्टिक सी, आर्कटिक सी और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इस सीक्वेंस को जो मिनिमम सैलिनिटी वाले, फिर जो कुछ नॉर्मल सैलिनिटी वाले हैं तो मध्यस्थ, ठीक है, और जो मैक्सिमम सैलिनिटी वाले ओशन है
और समुद्र है उनको हमेशा याद रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स रूल से यहाँ पे पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स रूल, ठीक है, कि किस तरीके से जो सेकंड, ठीक है, द्वितीय विधि होती है, जो सेकंड थर्मोडायनेमिक्स का रूल होता है वो इनमें से कौन है जो उसे एक्सप्लेन कर रहा है। एक ट्रॉपिक स्तर पर सभी जैविक तत्व अगले उच्च ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तित होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक ट्रॉपिक स्तर पर सभी जैविक तत्व अगले उच्च स्तर के ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल ये नहीं है, ठीक है। अगले ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में कोई भी उपयोगी ऊर्जा ताप नष्ट नहीं होती है, तो ये गलत बात है। अगले ट्रॉपिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में अधिक ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट होती है, तो सही बात है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल क्या कहता है कि पहला रूल कहता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो लॉस नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल क्या कहता है, जब एक क्रम से दूसरे क्रम में अगले ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी पहुंचती है तो उसका क्या है, एनर्जी का लॉस होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो बी का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट बसंत ज्वार, 15वां क्वेश्चन है, बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। बसंत ज्वार का क्या मतलब है, स्प्रिंग टाइड, ठीक है, बसंत ज्वार का मतलब यहाँ पे शायद स्प्रिंग टाइड ही है, हाँ स्प्रिंग टाइड है। स्प्रिंग टाइड जो है वो फुल मून और न्यू मून यानी नो मून को होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो तभी स्प्रिंग टाइड आते हैं, जिन्हें हाई टाइड भी कहते हैं, ठीक है। ऑन फुल मून और नो मून डेज द सन एंड मून आर ऑलमोस्ट राइट एंगल टू द अर्थ। राइट एंगल कब होता है, 90 डिग्री का कोण को राइट एंगल बोलते हैं। तो क्या ये तीनों जब राइट एंगल में होते हैं तब ये वृहद ज्वार आता है, जिसे वृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड या फिर हाई टाइड भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो फिर क्या हो जाएगा, नीप टाइड हो जाएगा, ठीक है। निम्न ज्वार जो होता है इस कारण ये 90 डिग्री के एंगल के कारण, समकोण के कारण आते हैं। तो ये रीज़न जो है वो गलत है, असर्शन सही है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 16वां क्वेश्चन क्या है, रिकॉग्नाइज रीजन रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंस ओवर स्पेस। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हमें किसी क्षेत्र की यहाँ पे अगर देखें, किसी क्षेत्र के जो अभिज्ञान के लिए, उसके बारे में जानकारी करने के लिए, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो उसके बारे में हमें उसके दो क्षेत्रों के बारे में क्या समानताएं हैं उन दोनों में और क्या उनके बारे में विभिन्नताएं हैं, इन दोनों ही बातों को हमें कंसिडर करना होगा। और ऐसा ये करना होगा, ये बात सही है, असर्शन तो सही है। अगर हमें किसी दो क्षेत्रों के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो उनकी क्या सिमिलरिटी है, क्या उनमें डिफरेंस है, इन दोनों को क्लियर करना होगा। अब रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न कह रहा है एरियल डिफरेंशिएशन, जो एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, इज़ अबाउट एस्टेब्लिशमेंट डिग्रीज ऑफ सेमनेस एज वेल एज डिफरेंसेस बिटवीन रीजन। तो यही एरियल डिफरेंशिएशन ने ही इस बात को इस्टेब्लिश किया था। तो रीज़न जो है, रीज़न असर्शन का सही है, बिल्कुल दोनों सही हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये जो बात है असर्शन की, ये किसने कही है, एरियल डिफरेंशिएशन के कही है। तो इसका कारण भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों सही है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलफेयर ज्योग्राफी से। वेलफेयर ज्योग्राफी से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वेलफेयर ज्योग्राफी इन 4 स्टेटमेंट में से किस बात पे जोर देती है, किस बात पे एम्फेसिस करती है। तो इन चारों में से अगर आप देखें तो रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट, तो वेलफेयर ज्योग्राफी कल्याणकारी भूगोल, कल्याणकारी भूगोल क्या रीजनल प्रादेशिक भूगोल के संतुलन में काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। विकास और निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डेवलपमेंट, तो ये इसका आप अगर नाम ही देखेंगे कल्याणकारी भूगोल तो इसका वैसे ही इस बात को नहीं साबित करता है, ठीक है। इसके बाद है अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये तो वैसे ही डिलीट हो गया। एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता के पक्ष, वेलफेयर ज्योग्राफी कल्याणकारी भूगोल जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। उसके जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया ज्योग्राफी में 1960 के दशक में, तो उस समय ये कल्याणकारी भूगोल और बाकी सारे जो कंसेप्ट हैं वो भी आए। और जो कल्याणकारी भूगोल है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो DM स्मिथ और AG फ्रैक जो है वो इसके प्रवर्तक, इसके अग्रणी विद्वानों में माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D, एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद है मैंने पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया।
डेविड हार्वे जो है जर्मन ब्रिटिश जोग्राफर हैं डेविड हार्वे, इनमें से किसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है ज्योग्राफी में? तो रेडिकल ज्योग्राफी, अतिवादी भूगोल भी जिसे हम कहते हैं, अतिवादी भूगोल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हाईली अनवेन। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड की लेवल का जनसंख्या का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा असमान है। तो बिल्कुल सही बात है। और इस असमानता का कारण क्या है? तो असमानता का कारण क्या है, ये सही है ये गलत है? तो देखते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो बिल्कुल सही बात है। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है किसी भी देश का, वो डिसाइड करता है कि किसी देश की पॉपुलेशन कैसी होगी। अब हमारे जो देश है इंडिया, उसमें हर तरीके के धर्म को क्या है, समानता मिलती है। अब यहीं अगर हम किसी दूसरी कंट्री में, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, अगर आप खुद समझ जाएंगे, किसी ऐसी कंट्री में जाएंगे जो धर्म के प्रति क्या है, संवेदनशील है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ किसी बाकी जो धर्म के लोग हैं वहाँ पर रहने से थोड़ा सा अपने आप को खतरे में महसूस करेंगे। तो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट होता है वो डिसाइड करता है किसी एरिया के पॉपुलेशन के लिए, वहाँ पे पॉपुलेशन के वितरण के लिए। ठीक है, तो असर्शन सही है और रीज़न भी उसका सही है और सही से व्याख्या कर रहा है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो असर्शन और रीज़न सही है, दोनों इसकी व्याख्या कर रहा है रीज़न, तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब होता है महानगर जो शहर है, महानगर शहर के विकास में निम्नलिखित में से ये जो 4 पॉइंट आपको दिए गए, इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास के फैक्टर हैं, उनको यहाँ पे सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ स्पेटियल बाउंड्रीज, यानी कि जो क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है, तो क्षेत्रीय सीमा का विस्तार के अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या हम मेट्रोपॉलिटन सिटी के ग्रोथ के बारे में जान पाएंगे? तो हाँ, जान पाएंगे। ठीक है, कैसे? जब वो अर्बन ज्योग्राफी आएगी तो वो बता दूंगा। ठीक है, इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन को हमें कंसिडर करना होगा, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो उस बात को अगर हम कंसिडर किए बिना अगर ग्रोथ को जानने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, मुश्किल होगा। हाई बर्थ रेट, तो हाई बर्थ रेट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है। और एनेक्सेशन ऑफ पेरीफेरियल सेटलमेंट, यानी कि जो परिधि के, यह होती है मेन कोर एरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया का, इसके चारों तरफ जो लोग बसे हुए हैं इसको कहेंगे क्या, पेरीफेरल, इसके चार आसपास के क्षेत्र वाला। ठीक है, इन सभी को अगर हम जब कंसीडर करेंगे, किसको, थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके इन तीनों बातों को जब हम कंसीडर करेंगे, तभी जाके हम जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, सिटी है, उसकी ग्रोथ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर से सेटलमेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, सेटलमेंट आर कंसिडर्ड टू हैव एन डिस्ट्रीब्यूशन इफ आर एन वैल्यू इज क्लोज टू, यानी कि जो आर एन वैल्यू है यहाँ पे समवितरित। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है, ये कह रहा है वे अधिवास समवितरित माने जाएंगे, समान रूप से वितरित। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, समान होगा अगर आर एन वैल्यू इनमें से क्या होगी, जो रैंडम एक्सपोनेंट वैल्यू है। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, उसमें डायग्राम बना के पूछा गया था। आपको डायग्राम बना के पूछ ले तो वो भी आना चाहिए। तो 0.5 की, अगर 0.5 होगा तो क्या होगा, 0.50 होगा तो उच्च संकेंद्रण माना जाता है, 0.99 होगा तो गुच्छेदार होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और एग्जाम में जो डायग्राम है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समवितरित अधिवास को कौन सा इनमें कंसिडर कर रहा है, तो यानी कि परफेक्ट रैंडम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये है डी, यानी कि 2.0 होगा तब जाके इसको पूर्ण षटकोणीय या फिर परफेक्ट रैंडम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को, जो नगरीय अधिवास है यानी कि अर्बन सेटलमेंट है, उसको शहर, सिटी कब कहेंगे, जब उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, जब 10 लाख उसकी पॉपुलेशन होगी 2011 की जनगणना के अनुसार, तब किसी एरिया को जो अर्बन सेटलमेंट है, नगरीय अधिवास है, उसे शहर कहा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो 75 पॉपुलेशन है, 75% जो पॉपुलेशन है वो गैर कृषित कार्यों में लगी होनी चाहिए। और एक और यहाँ पे बात को कहा गया है क्या, कि जो इसका जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम नहीं, मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो सकती है। यही चीज़ अभी 2019 के पेपर में दिसंबर में पूछी गई है इससे रिलेटेड। ठीक है,
इसके बाद है सिटी विद रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ हैव मोर मेल अडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि कह रहा है शहर जिनमें वृद्धि दर बहुत अधिक है, वो शहर जिनमें वृद्धि दर बहुत अधिक है उनमें पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है। बिल्कुल सही बात है, जिनमें वृद्धि दर अधिक देखी गई है उनमें पुरुष जनसंख्या अधिक देखी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या, उसमें शहर की ओर जो प्रवास होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, किसी शहर में पर्टिकुलर जब जाते हैं लोग, उनमें क्या है लिंग व आयु का वर्ण होता है, यानी कि किसी निश्चित पैटर्न में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर दिल्ली की अगर हम जैसे बात करें तो वहाँ पर कौन लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे? जो काम के लिए दूसरे क्षेत्र से, दूसरे राज्यों से लोग काम की तलाश में वहाँ पे जाते हैं। तो काम की तलाश में कौन ज़्यादा जाएंगे? तो जाहिर सी बात है जो पुरुष जनसंख्या है, मेल जो पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह इमिग्रेंट करेगी उस पर्टिकुलर सिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न जो है वो असर्शन की सही सी व्याख्या कर रहा है। जो शहरी जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर देखी गई है और जो पुरुष जनसंख्या उसमें ज़्यादा है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि जो प्रवास होता है, अप्रवास होता है, इमिग्रेशन होता है, वो आयु और लिंग के वर्ण से होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ फैक्टर ऐसे काम करते हैं जिनमें पर्टिकुलर मेल और पर्टिकुलर एज के लोग क्या है इमिग्रेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की सही से व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है कुलगाड़ी और कालगुडी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कुलगाड़ी और कालगुडी का आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में नाम सुना होगा। जब आप खनिज संसाधनों को पढ़ते हैं विश्व के, तो उनमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, कुलगाड़ी और कालगुडी क्या है पहले मैं आपको बता दूं, ये क्या है? प्रमुख खनन नगर है, यानी कि जहाँ से माइनिंग की जाती है, की जाती है इन शहरों में। कहाँ है ये? तो ये पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कुलगाड़ी और कालगुडी सोने के लिए फेमस है ये दोनों खाने। इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट खाने हैं वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे छूटे ना ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, तो ये छूटने नहीं चाहिए इस तरीके के। 25 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? जैविक और अजैविक दो संसाधन होते हैं, आपको पता होने चाहिए। और जैविक संसाधन जो है वो कौन सा है इनमें से? ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बाइफर्केशन पता होना चाहिए दोनों का। जैविक संसाधन वो होते हैं जिनमें जैविक तत्व हैं और जो वनस्पति या फिर जीव जंतु इनके दबने से और फिर जब उनमें दाब और ताप बढ़ता है इस कारण से इस तरीके से बनते हैं, तो उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। तो ये क्या है? इनमें से अगर हम देखें तो तांबा, अभ्रक और लोहा, तो ये क्या ये वनस्पति और जीव जंतुओं के दबने से बनते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो कोयला है, जो कोयला, जब कोयले में जब हमने पढ़ा होगा कार्बोनिफरस काल में जब पृथ्वी में हलचल हुई, जिसके कारण क्या हुआ, सारी वनस्पति पृथ्वी के सरफेस के नीचे दब गई और फिर क्या है वही आज हमें कोयले के रूप में मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोयला। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये 25 क्वेश्चन थे आज, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप भी इसमें थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ चीज़ों को, इसलिए आपको समय ज़्यादा लग जाता है। और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो कल को आ जाएंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल आएगा। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी लोगों तक मिल सके। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। 2009 से अभी हमने शुरू कर दिया है, 19 का वैसे ही डिस्कस कर लिया पूरा, उसके 4 पार्ट हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और किसी कॉन्सेप्ट में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसमें वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।